आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 रिवॉल्ट या 1857 की क्रांति। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन भारत की स्वतंत्रता में इस घटना का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। दूसरी बात, भारत में जो ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था इससे पहले तक, 1857 की क्रांति ने उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे। तो कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि ये क्रांति पूरे तरीके से असफल रही। आपको कहना है कि 1857 की क्रांति हालांकि असफल तो रही, लेकिन इसके कई सारे प्रभाव भारतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इससे भारतीय जो नीति थी अंग्रेजों की भारत के प्रति, उनमें परिवर्तन आया। 1858 में एक एक्ट आता है, गुड गवर्नेंस एक्ट, अच्छे शासन का अधिनियम। इसे हम भारत शासन अधिनियम 1858 भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के आने के पीछे कारण ही 1857 की क्रांति है। दूसरी बात करते हैं कि 1857 की क्रांति, होता ना कोई चीज घट रही है तो आखिर उसके पीछे क्या कारण है। तो आपसे यहाँ मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1857 की क्रांति के कारण। ठीक है। तो रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1857 रिवॉल्ट। अब इन रीजन्स को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, 1857 रिवॉल्ट या 1857 की क्रांति। कोई भी घटना घट रही है तो उसके पीछे कारण होंगे, हाँ या ना? निश्चित रूप से होंगे। अब इन कारणों में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये। एक मैं कहूं सामाजिक कारण होगा, भाई घटना घट रही है तो इसके सामाजिक कारण हैं, क्या है? सोशल कॉज या सोशल रीजंस। अब क्या सामाजिक अकेले होंगे? राजनीतिक भी हैं। कैसे हैं? राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल कॉज। ठीक, तो राजनीतिक अकेले तो हो नहीं सकते, निश्चित रूप से आर्थिक भी होंगे, धार्मिक भी होंगे, सैनिक भी होंगे, और एक होता है तात्कालिक यानी इमीडिएट कॉज। तो आपसे अगर कभी सीधा क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत सरल आंसर है जिसे आप बहुत आराम से लिख दोगे, क्या या बता दोगे। 1857 रिवॉल्ट बोले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक, तात्कालिक। इतना तो कोई, वैसे भी क्या क्या होता है, समाज होता है, अर्थव्यवस्था होती है, राजनीति होती है, धर्म होता है, सैनिक होते हैं, तत्काल प्रभाव से कोई घटना जिम्मेदार होती है। तो ये रीजन हो गए। अब यहां से जब हम इसके अंदर जाने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे सामाजिक कारक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रेरित करने में भूमिका निभाई। ठीक है। तो इन कारणों में आप देखिए, एक है 1829 का सती प्रथा निषेध अधिनियम। कौन सा है बेटा? सती प्रथा निषेध अधिनियम, सती एबोलिशन एक्ट। आप लोग अब सोच रहे होंगे ये तो अच्छा काम था कि भाई सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। भाई जिस महिला के पति की किसी कारण से डेथ हो जाती थी, उस महिला को सती कर दिया जाता था, और ये तो कुप्रथा थी। ऐसा तो इनने अच्छा काम किया था। लेकिन भारत का एक बड़ा वर्ग सती प्रथा को बंद नहीं करना चाह रहा था। तो इस प्रथा को बंद करना भी एक कारक में जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, क्लियर हुई सती एबोलिशन एक्ट। इसके अलावा आपको अगर पता हो तो 1856 में क्या आया था? विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम। कौन सा एक्ट बेटा? विडो रीमैरिज एक्ट। तो 1856 में एक एक्ट आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या विडो रीमैरिज एक्ट। तो ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, इसका भी कई लोग विरोध करते थे। अब पहले तो यहां से जो क्वेश्चंस बने हैं उनको समझिए। अगर आपसे, सुनिए बेटा, आप आराम से, मैं छोड़ दूंगा लिखने के लिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें समझने के साथ याद होना, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो पहले तो यहां से क्या क्वेश्चन बने हैं विधवा पुनर्विवाह से, हम उस पर बात करते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट जो है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, विधवा पुनर्विवाह जो बिल था, बिल यानी कि विधेयक, तो विधवा पुनर्विवाह विधेयक आया था डलहौजी के समय, मतलब इस बिल को लेके आए डलहौजी, और ये एक्ट के रूप में लागू हुआ कैनिंग के समय। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू कराने में किन भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान था? तो वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर। कौन थे बेटा? ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन पूछा जाए कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लागू हुआ? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग। ठीक है, क्लियर है ये बात? लेकिन पूछे बिल, अच्छा कितने लोग हैं जो बिल और एक्ट में अंतर जानते हैं? बिल मतलब विधेयक और एक्ट मतलब अधिनियम। थोड़ा मैं टॉपिक से अलग जा रहा हूं, लेकिन कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई तो फिर आगे दिक्कत होती है। एक है विधेयक और एक क्या है? अधिनियम। तो मुझे ये बताइए कि बिल और अधिनियम में क्या अंतर है? और थोड़ा सा और बढ़िया बताया वैसे आपने एक हद तक। देखिए, कोई भी, जैसे अभी हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन, कल ही आपने देखा कि वन नेशन, करंट से ही कनेक्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, कि वन नेशन वन इलेक्शन पहले शुरू में जब संसद में पेश किया गया तो ये क्या है? एक बिल है, विधेयक है, ठीक है। और जब ये दोनों सदनों में पास हो जाएगा, ठीक, इसके बाद इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं तो ये एक्ट के रूप में और लागू कर दे, मतलब कि इस तिथि से हम इस अधिनियम को लागू करते हैं, तो उस स्थिति में वो कहलाता है अधिनियम। समझ में आई बात? बिल क्या है? जो इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में, राज्य में भी कर सकते हैं, राज्य की विधानसभा विधान परिषद में, और जब वो पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति केंद्र में अगर है तो, और अगर राज्य में है तो गवर्नर या राज्यपाल के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो उसके बाद वो एक्ट कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था, ये जो विधवा विडो रीमैरिज बिल था, ये आया था डलहौजी के समय। बिल किसके समय? लेकिन विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ? तो ये हुआ कैनिंग के समय। बहुत लोग गलत करेंगे क्योंकि ऑप्शन एक दोनों ही होते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन? चलो, तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें थीं जो सामाजिक कारणों में जिम्मेदार थीं। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक था लेक्स लॉकी कानून एक्ट। ये सुना है आपने? ये आप में से शायद किसी ने नहीं सुना होगा। लेक्स लॉकी एक्ट 1850 सुना है? यस और नो? कोई बात नहीं।
लेक्स लॉकी कानून जो था ना बेटा, ये 1850 में आया था और इसमें एक प्रोविजन था। क्या प्रावधान था कि अगर कोई हिंदू या भारत का कोई व्यक्ति क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है, मतलब जैसे मैं कहूँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो हिंदू ही थी उस समय, तो हिंदू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियन, हिंदू धर्म से लोग किसमें, ईसाई धर्म में अगर परिवर्तित होते हैं तो उनका जो उत्तराधिकार है, जैसे सिंपल सा, बहुत और सरल करते चलो, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मान कह लूं हुई, ठीक है। अब अगर मैं लेक्स लॉकी कानून के अंतर्गत क्रिश्चियन बन जाऊं, ठीक है, उस समय की बात कर रहा हूं 1850, 55, 56 उस समय की, ठीक है। मैंने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर ली, अब मैं क्रिश्चियन हो गया, तो इन्होंने हिंदू धर्म से या बाकी धर्मों से क्रिश्चियन बनाने के लिए, ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए ये कानून लेके आए और इसमें इन्होंने बाकायदा ये प्रोविजन किया कि अगर कोई ठीक है क्रिश्चियनिटी को या ईसाई धर्म को स्वीकार करता है या उसमें कन्वर्ट होता है तो उसके उत्तराधिकार के जो उत्तराधिकार है वो समाप्त नहीं होगा। जैसे मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, भाई मेरे भैया को मिलेगी और मुझे मिलेगी, 50-50% मिलेगी, ठीक है। तो जो जमीन है, घर है, जो भी प्रॉपर्टी है, सोना चांदी, सब हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मुझे मिलनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब जब मैं कन्वर्ट भी हो गया हिंदू से, अब हिंदू सक्सेशन एक्ट काम करेगा जब मैं हिंदू नहीं रहा तो नहीं काम करेगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो इन्हें जानवान के लेक्स लॉकी कानून लेके आए और इन्होंने कहा कि अगर आप कन्वर्ट भी हो जाते हो तो भी आपका जो सक्सेशन है, ठीक है, उत्तराधिकार के जो अधिकार हैं, सक्सेशन राइट जो हैं, वो समाप्त नहीं होंगे। तो जानमान के इससे क्या किया जा रहा था कि हमें कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। तो ये सामाजिक कारण थे। एक था सती प्रथा निषेध अधिनियम। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा सा रुक के अपन 1 मिनट बात करेंगे। 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम के समय भारत में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के समय आया और इसमें जिनका प्रयास था वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, चूंकि इनकी भाभी सती हो गई थी, इससे काफ़ी दुखी थे और इन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद किया जाए। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल में सती एबोलिशन एक्ट या सती प्रथा निषेध अधिनियम लेकर आ गए थे। क्लियर? तो ये कैसे कारण है? और देखो, सामाजिक कारण जो समाज को प्रभावित करें, तो ये समाज को प्रभावित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं राजनीतिक कारणों पर। तो राजनीतिक कारण में 2 इंपॉर्टेंट राजनीतिक कारण हैं। एक है सहायक संधि। कौन सी है? सहायक संधि। सहायक संधि बेटा 1798 में आई थी, जिसे हम कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस। क्या कहते हैं? सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। तो एक थी सहायक संधि जो बेलेजली लेके आए, और सहायक संधि से ये क्या कर रहा था बेलेजली? ये कमजोर राज्यों को ऑक्युपाई कर लेता था और इसने हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, इन राज्यों को क्या किया? सिंधिया, इसने सहायक संधि करने पर मजबूर कर दिया था, ठीक है। तो अब जब किसी देसी रियासत का राजा का अगर राज्य अंग्रेज में ला लेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा? क्रांति करने के लिए प्रेरित होगा। तो एक जो महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक, अब किसी की राज सत्ता छीन ली ना आपने, तो पॉलिटिकल कॉज क्या है? सब्सिडियरी अलायंस। और इसके साथ एक और जो खतरनाक कारण था वो क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति। हड़प नीति किसकी थी बेटा, बताएगा कोई? वेरी गुड। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति है, ये थी डलहौजी की।
तो डलहौजी की हड़प नीति ने क्या किया, इन्होंने इस नीति के अंतर्गत जो देसी रियासतें थीं उनमें राज्यों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और जिन राज्यों के वैध उत्तराधिकारी नहीं होते थे, लीगल सक्सेसर नहीं होते थे, उन राज्यों को हड़प लेता था। एक एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल सा बताता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मनु या मणिकर्णिका। क्या नाम था? मनु या मणिकर्णिका था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? झांसी की रानी थी बेटा वो। ठीक है, इनका जन्म हुआ है वाराणसी। अगर आप तुक्का मारोगे तो गलती करोगे, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है वाराणसी का। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में इनका जन्म हुआ। बाद में इनके पिता मोरोपंत थे। क्या नाम था इनके पिता का? मोरोपंत। इनके पिता कहाँ आ गए? पेशवा नाना साहब के दरबार में आ गए। तब ये मात्र 13 ईयर की थी, 13 साल की उम्र में थी। 14 साल की उम्र में इनका विवाह हो जाता है गंगाधर राव के साथ। झांसी के जो शासक थे, कौन थे? गंगाधर राव। तो गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हो जाता है। ये बहुत अच्छी तलवारबाजी जानती थी, और इनको तलवारबाजी सिखाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तात्या टोपे का। उन्हें बड़ा भाई मानती थी, एक तरीके से गुरु भी थे तलवारबाजी के उनके। तो महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया, फिर इनके पति की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अब झांसी की सत्ता किसके हाथ में थी? महारानी लक्ष्मीबाई के हाथ में थी। लेकिन यहाँ पर डलहौजी की जो हड़प नीति थी, इसके अंतर्गत इसने कहा कि आपका कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं है, लीगल सक्सेसर नहीं है, इसलिए हम आपके उत्तराधिकारी को परमिशन नहीं देंगे। मतलब हम बच्चा गोद लेने की, बहुत सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि हम बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने बच्चा गोद ले लिया, और जब उन्होंने विरोध किया और इनका राज्य हड़पने की कोशिश की, तो उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। समझ में आई कैसे हड़प नीति एक कारण है। अब दूसरा, जैसे नाना साहब थे। ठीक है, ये जो नाना साहब थे बेटा, ये कानपुर में थे। कहाँ थे? कानपुर में। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी अंग्रेजों ने। पेंशन नहीं देंगे हम आपको। अब भाई पेंशन नहीं दोगे तो कैसे चलेगा इतना राजपाट? तो इस विरोध के चलते इन्होंने क्या किया, और इसमें भी इन्होंने यही हड़प नीति अपनाई। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में हड़प नीति, सहायक संधि, ये कारक बनते हैं आपके किसके? 1857 की क्रांति के। तो राजनीतिक कारणों में 2 महत्वपूर्ण कारक समझ में आए। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, जो कि कौन लेके आया था? लॉर्ड बेलेजली लेके आया था ये। ठीक है, और हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुई। और ये कब से शुरू हुई थी? तो 1848 से शुरू हुई थी। और पहला राज्य जिसे इसने हड़पा था वो सतारा था। ऐसा समझ लो, सताया जिसको वो सतारा। ठीक है, तो सताया हुआ राज्य कौन सा था? सतारा था, जिसे हड़प नीति के अंतर्गत हड़पा गया था। ठीक, तो सामाजिक और राजनीतिक, सोशल और पॉलिटिकल कॉज क्लियर। अब हम आते हैं आर्थिक कारण पे। तो आर्थिक कारण, अब आप बताओ कि अंग्रेज क्या कर रहे थे हमारे साथ, ऐसे सोचो। ठीक है, एक टैक्स बहुत ले रहे थे, अत्याधिक टैक्स, एक्सेसिव टैक्स था, खूब कर ले रहे थे। जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी, स्थानीय उद्योग जो थे, उनको इन्होंने क्या किया? उनको नष्ट कर दिया। घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, मझोले उद्योग, इनको नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण वहाँ चीज़ें मशीनों के द्वारा बनती थीं जो काफ़ी सस्ती होती थीं। तो उस रेशो में, और भारत से ही ये कच्चा माल ले जाते थे, रॉ मटेरियल, और वहाँ से प्रिपेयर्ड मटेरियल भारत में बेच देते थे। अब देखो, सिंपल सा एक एग्जाम्पल आप समझो। जैसे मैं कहूँ एक सोफा आपको बनाना है, एक सोफा आप बनाइए मशीन से, ठीक है, और एक सोफा बनाइए हाथ से। और आप लोग भोपाल आर्ट वगैरह अगर भोपाल में गए हों
तो आपने देखा होगा भोपाल आर्ट में जो हैंडमेड्स प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे होते हैं काफ़ी, जबकि यही चीज़ रेडीमेड में आप बड़ी सस्ती ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको बनाने में उस मजदूर की, उस व्यक्ति की मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, समय ज़्यादा लग रहा है। और एग्जाम्पल, जैसे हम सब जो स्वेटर, जैकेट, कोट जो कुछ पहने हुए हैं, स्वेटर माता जी घर में बनाती थी, अभी भी बनाती हैं कई लोग। कितने दिन लगते हैं? एक अंदाज? स्पीड पे डिपेंड करता है फिर भी, लेकिन आप मान के चलिए 5-7 दिन उन्हें, जब वो दिन भर लगी रहती थी, सुबह खाना बनाने के बाद शाम को खाना बनाने से पहले, और क्या बना पाती हैं वो 6-7 दिन में एक स्वेटर बन पाती थी, और मशीन से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और 7 दिन में बहुत बड़ा अंतर है। तो इन्होंने क्या किया, एक तो टैक्स बढ़ा दिया, कर में वृद्धि कर दी, और दूसरा क्या किया इन्होंने, हमारे उद्योगों को नष्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है? अनावश्यक टैक्स लगा दिए हमारे ऊपर, इनकम टैक्स वगैरह लागू कर दिया। तो टैक्स, इनकम टैक्स को छोड़ो, खैर वो अभी का नहीं है, हम टैक्स बढ़ा दिए, बेसिकली भारतीय वस्तुएं महंगी कर दी जान मान के। जैसे क्या होता था, भारत की जो वस्तुएं विदेश जा रही हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, जब भारत से कोई चीज़ बाहर जाए तो एक्सपोर्ट यानी निर्यात, और किसी दूसरे देश से भारत में आए तो इम्पोर्ट। तो अगर आप क्या करो, इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दो और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, तो ब्रिटेन से जो वस्तुएं आती थी उन पे टैक्स कम कर दिया तो सस्ती मिल जाती थी, और भारत की जो वस्तुएं ब्रिटेन या यूरोप में कहीं भी जा रही थी उन पे टैक्स बढ़ा दिया तो वो महंगी बिकती थी। अब कोई चीज़ महंगी मिलेगी भाई, सिंपल सी चीज़ है, आप लोग भी जानते हो, 2 रुपये सस्ता हो आप तब ले लेते हो, बाकी सब तो छोड़ दो। सच्चाई तो यही है। और बड़ी बात, हम 10 दुकान घूम सकते हैं एक सामान खरीदने के लिए, अगर हमें लगता है कि यार कुछ तो कम होगा, कुछ तो ऐसा होगा। ठीक, इंडिया क्या है, तो वर्ल्ड की महिलाओं की विशेषता है, मतलब अगर वो मतलब कुछ भी होगी लड़की, लेकिन बार्गेनिंग करना वो बहुत अच्छे से जानती है। तो मुद्दा यही था कि भाई सस्ती अच्छी चीज़ें, अब जिसकी चीज़ें सस्ती हैं उसकी ज़्यादा बिकेंगी। तो इन्होंने क्या किया, हमारे भारत के व्यापार को, हमारा जो कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल होता था, उसको ये ब्रिटेन बेचते थे, वहाँ से प्रिपेयर्ड मटेरियल को भारत में बेचते थे। अब सीधी बात, इन्हें फ्री में मिल गया यह माल और पैसे में बेच रहे हैं तो कमा रहे हैं, फिर हमारे उद्योग नष्ट होंगे क्योंकि हमारे सामान जो है वो नहीं बिकेगा। तो ये कुछ आर्थिक कारण थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में बेटा इन्होंने क्या किया, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर। तो धार्मिक मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप बढ़ा दिया। अब क्या हस्तक्षेप किया इन्होंने धार्मिक मामलों में, जैसे भारत में एक चीज होती थी कि समुद्र पार जाना, ठीक है ना, धर्म के अकॉर्डिंग सही नहीं माना जाता था, लेकिन ये बेचते थे अलग अलग जगह युद्धों में भारतीय सैनिकों को, तो वो एक कारण हो गया। तो अभी आप सिंपल सा इसको क्या करो, रिलीजियस इंटरफेरेंस, क्या, धार्मिक हस्तक्षेप। तो ये क्या कर रहे थे, ठीक है, इंटरफेरेंस कर रहे थे धार्मिक मामलों में, हमारी जो प्रथाएं थी, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं थी उनको प्रभावित कर रहे थे। तो ये कारण हो गया। फिर सैनिक या मिलिट्री कॉज। तो बेटा मिलिट्री कॉज में क्या होंगे, अब आप समझो, एक है भारतीय सैनिक और एक है यूरोपीय सैनिक, ठीक है, दोनों सेना में हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या होगा, अब यूरोपीय सैनिक कैसे, गोरे, भारतीय सैनिक उनकी तुलना में काले, तो क्या करेंगे ये लोग, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो अभी हम अफ्रीका में बात कर रहे थे गांधी जी के लिए, यहाँ पर इन्होंने सैनिकों के साथ क्या किया, नस्लीय भेदभाव। तो क्या हो रहा था सैनिकों के साथ, नस्लीय भेदभाव हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा, आरडी लिख दूं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या, उनकी सैलरी, जैसे कहें यूरोपीय सैनिकों को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी मिलती थी। यूरोपियन सैनिकों के लिए अच्छी मेस थी, उनका खाना अच्छी क्वालिटी का होता था, भारतीय सैनिकों का जो खाना होता था वो बुरी क्वालिटी का होता था। यूरोपियन सैनिकों को सैलरी के साथ में प्रमोशन जल्दी मिलते थे, बड़े पदों पर अपॉइंट होते थे, भारतीय सैनिक छोटे पदों पर अपॉइंट होते थे। तो इन सब कारणों से
तो सीधा अगर हम कहें तो सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या क्या हो रहा है? एक क्या है? सैलरी, यानी कि वेतन कम मिल रहा है। दूसरा जल्दी बताओ। ठीक है, वेतन होंगे तो भत्ते भी कम देंगे। फिर भोजन, फूड बेकार था। ठीक है, और प्रमोशन यानी कि पदोन्नति, ये सब चीजें जो है, देखो रटने की जगह ना समझने की कोशिश करोगे ना तो याद रहेगा हमेशा के लिए। इसमें कोई डेटा तो है नहीं भाई। आप तो ये समझो, एक यूरोप का सैनिक, ब्रिटेन का सैनिक और एक भारतीय सैनिक। अब यूरोपीय जब अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो सैनिक क्या करेंगे? लिंक चली गई। मिलिट्री कॉज या सैनिक कारण में हम जब समझें तो बहुत आसानी से समझिए कि भारत में ब्रिटिशर्स अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो इनकी सेना भी अपने आप को श्रेष्ठ समझेगी। अब जो यूरोपीय सैनिक होते थे उन्हें सैलरी ज़्यादा होती थी, उनकी वेतन ज़्यादा होता था, भत्ते अलाउंसेस ज़्यादा मिलते थे, उनके भोजन की क्वालिटी अच्छी होती थी, उनको प्रमोशन मिलता था। जबकि भारतीय सैनिकों के साथ ये सब नस्लीय भेदभाव के अंतर्गत किया जाता था, तो सैनिकों में भी एक रोष व्याप्त था। अब इन सब घटनाओं में एक आता है इमीडिएट या तात्कालिक कारण। तो इमीडिएट कॉज जनरेट हो गया और वो इमीडिएट कॉज था चर्बी। बचपन से सुनिए आप लोगों ने ये बात, चर्बी वाले कारतूस, ग्रीस्ड कार्ट्रिज। तो जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज थे, चर्बी वाले जो कारतूस थे, तो सेना में एक अफवाह फैल गई कि जो नई एनफील्ड राइफल आई है उसमें जो कारतूस हैं, बुलेट जो हैं, वो कैसे हैं? ग्रीस्ड कार्ट्रिज हैं। ठीक है, चर्बी वाले हैं और उसको आपको दांत से निकालना होता था। अब सैनिकों में बहुत सारे ब्राह्मण सैनिक भी थे, हिंदू सैनिक बहुत ज़्यादा थे, अवध के सैनिक बहुत अधिक मात्रा में थे। जैसे पूछा जाए 1857 की क्रांति में जो सैनिक थे सर्वाधिक, वो कहाँ से थे? तो अवध से थे। कहाँ से थे? अवध से थे। तो इनको पता चला तो यहाँ पर तात्कालिक कारण में क्या मंगल, सुने ही है आप लोगों ने, पांडे जी नाराज हो गए, बोले ऐसे कैसे, हम क्यों चर्बी वाले कारतूस, और चर्बी भी कैसी? गाय की और सुअर की। अगर आप देखोगे कि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो भी वो गाय और सुअर का मांस नहीं खाता। ठीक है, तो और ज्यादा स्थिति खराब की हम गाय और सुअर के चर्बी वाले कारतूस अपने मुंह से करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि धर्म के मामले में जिसने पंगेबाजी की उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ये मानते हो आप? धर्म से पंगेबाजी नहीं लेना। अधिकारी बनने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर स्टेट है। कभी भी आप धर्म का विरोध मत करिए, कभी नहीं करना है। आप अधिकारी के रूप में आप निरपेक्ष रहिए। जो भी चीजें हैं, अगर मुहर्रम है, ताजिए निकलेंगे, आप मैनेज करिए। नवरात्रि हैं, ठीक है, गणेश जी के निकल रही हैं, सबको आपको मैनेज करना होगा और व्यवस्थित तरीके से करना होगा। तो ठीक है, तो मंगल पांडे जी, क्या था तात्कालिक कारण? क्या था? चर्बी वाले कारतूस, ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो थे। तो चर्बी वाले कारतूस जो थे ये इस पूरी क्रांति का तात्कालिक कारण था। अब देखो, आपसे पूछे कारण, तो कारण जो है ना पिछले 100 वर्षों का शोषण है लगभग। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन से आपने किया और ये चर्बी वाले कारतूस हुए तो पूरे भारत के लोगों ने विद्रोह कर दिया। समझिए आप बात को। यहां तो मंगल पांडे जी जो हैं बैरकपुर छावनी में हैं। कौन सी छावनी में विद्रोह किया इन्होंने? बैरकपुर छावनी। तो मंगल पांडे कहां से थे? बैरकपुर छावनी से थे और इन्होंने एजुडेंट को गोली मार दी और इस क्रांति का आगाज कर दिया बैरकपुर से। मंगल पांडे ने बैरकपुर से। लेकिन आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति स्टार्ट या शुरू कहां से होती है?
कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आपको आंसर करना है मेरठ। और मेरठ में कब? तो मेरठ से बेटा ये 10 मई से स्टार्ट। देखो अलग अलग घटना है, जबकि बैरकपुर छावनी में ये पहले ही हो गई घटना। क्या पहले हो गया? मंगल पांडे जो थे बैरकपुर कैंट या बैरकपुर छावनी में जो थे, ये घटना पहले ही घट चुकी है। लेकिन क्रांति स्टार्ट कहां से हो रही है? मेरठ से। दो अलग अलग बातें हैं। मेरठ से कब? तो 10 मई 1857 को। ठीक है, क्लियर? अब पूछे इसका संकेत क्या था? तो कमल व रोटी। ब्रेड और लोटस जो है इसका सिंबॉलिक था। शुरू तो करनी थी व्यवस्थित तरीके से मेरठ से, लेकिन ये शुरू कहां से हो गई? तब तक तो पांडे जी गुस्से में आए और पांडे जी ने गोली चला दी, किस्सा खत्म कर दिया और पांडे जी को फांसी दे दी गई। अब अलग अलग जगहों पर मेरठ छावनी में, अलग अलग छावनियों में क्या किया गया? इस विद्रोह को शुरू किया गया। अब अगर आपसे पूछें कि मंगल पांडे किस रेजिडेंट के सदस्य थे? अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे। अभी तो समझने, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई पहले आपको? ठीक है, तो ये थे बैरकपुर में 34th रेजिडेंट, 34वीं रेजिमेंट के सदस्य थे। कौन सी रेजिमेंट के थे? 34 रेजिमेंट के सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे बैरकपुर में किस रेजिमेंट या रेजिडेंट के सदस्य थे? तो ये 34वीं रेजिडेंट के सदस्य थे। आई होप क्लियर हो गया होगा ये बात। तात्कालिक कारण समझ में आया? चर्बी वाले कारतूस यहां लिख दे। तो चर्बी वाले कारतूस जो थे, चर्बी युक्त कारतूस, ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो थे, ये इसका तात्कालिक कारण था और इसी के विरोध में मंगल पांडे ने एजुडेंट की हत्या कर दी। ठीक, ये बैरकपुर छावनी के थे और बैरकपुर में कौन सी रेजिडेंट के सदस्य थे? ये 34th रेजिडेंट के सदस्य। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको कि क्या क्या घट रहा है। इस क्रांति का जो संकेत था, जो सिंबल था, वो कमल और रोटी था। और ये क्रांति 1857 की क्रांति कहाँ से, व्यवस्थित रूप में कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरठ से स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को। ये विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाके बहादुर शाह द्वितीय जफर, तो बहादुर शाह सेकंड जफर जो कि मुगल शासक थे, उन्हें उठा के, वो तो दादा थे, बड़े उम्र के थे, 80 वर्ष के आसपास के हो गए थे, बहादुर शाह जफर को पकड़ के सिंहासन पे बिठा देते हैं और बोलते हैं अब आप ही हैं भारत के शासक और अब हम सब स्वतंत्र हैं। ठीक, तो पूछा जाता है दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर सेकंड ने। लेकिन अब ये तो बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनसे तो लड़ना अड़ना होता नहीं। तो एक सैनिक थे वक्त खां। कौन थे? वक्त खां। पूछा जाता है दिल्ली से वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन थे? क्योंकि बहादुर शाह जफर तो नॉमिनल थे, नाम मात्र के, बस इन्हें शासक बना दिया जिससे कि अंग्रेज नहीं, अब हम किसके अंडर में हैं? बहादुर शाह जफर अब शासक हैं, अब ब्रिटेन का शासन खत्म, ये कहने का उद्देश्य था उनका। लेकिन यहां से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वक्त खां। तो जो सैनिक थे, वक्त खां जो थे, इनकी सेना के प्रमुख सेनापति के रूप में वक्त खां दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर हुई बात? अब ये तो हुई एक कहानी। अब दूसरी तरफ आते हैं तो अलग अलग जगह। अब हम आपको थोड़ा सा क्रम बता देते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली से हम मथुरा आते हैं, ट्रेन रूट पे पकड़ लो आप, तो कुछ नहीं, दिल्ली, दिल्ली के बाद मथुरा आता है। तो मथुरा में जो नेतृत्व किया वो किसने किया? तो देखो दिल्ली, दिल्ली में कौन? बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, जफर उपनाम से एक्चुअली कविताएं लिखा करते थे। फिर दिल्ली के बाद हम कहाँ आ गए? मथुरा। मथुरा में कौन थे? देवी सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया। मथुरा के बाद हम कहाँ आ जाएंगे? ग्वालियर।
और ग्वालियर से हम आएंगे झांसी। तो ग्वालियर झांसी में कौन? महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और साथ में थे इनके तात्या टोपे। ठीक है, देखो हम ट्रेन रूट पे घुमा रहे हैं, आपको दिल्ली से ले जाके लखनऊ छोड़ देंगे। तो दिल्ली, मथुरा, ग्वालियर, झांसी। झांसी के बाद कहाँ जाएंगे? कानपुर। ठीक है, तो कानपुर में कौन? अभी बताया, नाना साहब। बेटा ये नाना साहब जो थे, इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। क्या था? हाँ, भोंदू नहीं और धोंदू पंत नहीं, पता चले भोंदू लिखा है कोई, गुस्सा हो जाएंगे नाना साहब, जान ले लेंगे। पेंशन नहीं दी एक तो अंग्रेजों ने, ऊपर से तुम्हारा नाम बिगाड़ रहे हो। तो नाना साहब जो धोंदू पंत थे, इन्हीं के साथ कौन थे शुरू में? तात्या टोपे, यही थे। और तात्या टोपे का एक्चुअली वास्तविक नाम था बेटा रामचंद्र पांडुरंग। कौन था? क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम, नाना साहब का धोंदू पंत नाम था। फिर कानपुर से हम कहाँ चलें? लखनऊ। यही है रूट, आप ट्रेन में बैठो, दिल्ली से ट्रेन बढ़िया लखनऊ पहुंचा देगी आपको। तो लखनऊ में है बेगम हजरत महल। कौन है? बेगम हजरत महल। बेसिक महल, महल महक नहीं है, महाला। बेगम हजरत महल जो है, ये अपने बेटे बिरज, कौन था इनका बेटा? बिरजिस कादिर, जो कि छोटे थे, इनके नाम पर इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, एक बचता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन? बोलो, लाइव क्लास। बेटा लखनऊ को हम अवध भी कह सकते हैं, तो अवध से कौन हो जाएंगी? बेगम हजरत महल। ठीक है, बताइए इलाहाबाद लियाकत अली कि मौलवी अहमदुल्ला? कौन थे? लियाकत अली या अहमदुल्ला? पक्का लियाकत अली। चलो, मौलवी लियाकत अली। ठीक, इलाहाबाद के बाद हम चले जाते हैं फैजाबाद। फैजाबाद में कौन? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो इलाहाबाद से लियाकत अली, देखो इला, तो लियाकत अली। फैजाबाद, फैजाबाद एक्चुअली क्या है आज का? अरे बता दो दादा, नाराज हो जाएंगे भगवान जी। वर्तमान अयोध्या। तो फैजाबाद से कौन? मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। अवध और अवध या लखनऊ कहें तो बेगम हजरत महल। कानपुर नाना साहब। झांसी ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। मथुरा देवी सिंह। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और इनकी तरफ से कौन? वक्त खां। अब हम यूपी पहुंच गए, तो यूपी से हम कहाँ चले जाएं? बिहार। तो बिहार में बेटा बेसिकली जगदीशपुर। ठीक है, तो ये थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। इतने लोग आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब जैसे अभी पूछ ले मध्य प्रदेश में मंदसौर से, अरे एमपी में आ गए हम थोड़ा सा, अभी आपकी किताब में नहीं दिया। शहजादा फिरोज शाह। ठीक है, चलो अभी इतने पे हम रोकते हैं, क्योंकि हम इंडिया के लेवल पे 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। ऐसे तो मैं फिर पूछ लूंगा भोपाल से। फाजिल मोहम्मद, वेरी गुड। फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद, चलो वेरी गुड। फिर मैं पूछ लूंगा इंदौर से।
शादत खां। भागीरथ प्रसाद सिलावट, ठीक है, इंदौर से। चलो मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति हम अलग से पढ़ते हैं, तो उसको हम अलग से आपको बताएंगे। पहले हम जरा बात करें दिल्ली। अच्छा एक क्वेश्चन बता दो कोई भी, तो मैं मान जाऊं कि आपने पढ़ाई की है। बुरहानपुर में भी विद्रोह हुआ था, और बुरहानपुर में कौन सी रेजिडेंट ने विद्रोह किया था? लो ढूंढ लो, अब तुम नेट पे भी ढूंढ के बताओ। चलो ढूंढो। दिल्ली बहादुर शाह जफर सेकंड, मथुरा देवी सिंह, ग्वालियर और झांसी। एक्चुअल में शुरू में झांसी में इन्होंने विद्रोह शुरू किया, तो झांसी में एक गद्दार ने इनके गेट खोल दिए किले के, तो माई लक्ष्मीबाई यहाँ से बाहर निकलती हैं और झांसी किले के पीछे से घोड़ा के साथ कूद जाती हैं। फिर ये लड़ते हुए ग्वालियर आ जाती हैं। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ ये ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लेती हैं, लेकिन सिंधिया जी ने, जो सिंधिया रियासत थी, इनका सपोर्ट नहीं किया। और फाइनली, ठीक है, कौन? यूरोज से युद्ध करती हैं। जब ये हार जाती हैं उस समय, तो एक ग्वालियर में जगह है फूलबाग, ठीक है, फूलबाग में ही महारानी लक्ष्मीबाई उद्यान या महारानी लक्ष्मीबाई पार्क है, वहीं पे बगल में एक नाला है। बेसिकली वो नाला स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। ग्वालियर में नगर निगम उसका खूब रिजुवेनेशन करता रहता है। जैसे भोपाल में हमारे यहाँ तो बड़ी झील है, तो नाव वगैरह अच्छे से चल जाती हैं। ग्वालियर में अब वहीं सब करना है, तो उस नाले की सफाई करा के नदी बना देते हैं, फिर गंदी हो जाती है, फिर सफाई होती रहती है। तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी या जो नाला था, इसमें इनका घोड़ा फंस गया था। तो वहीं पे एक साधु रहते थे जो कुटिया में, तो उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों के हाथ तो जीते जी आएंगे नहीं, तो उस कुटिया में ही उन्होंने, साधु ने आग लगा दी थी। तो इस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो ग्वालियर में इनकी समाधि है, फूलबाग में। महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में बाकायदा एक घोड़ा, महारानी लक्ष्मीबाई, इनका बेटा, वो सब बने हुए हैं, ठीक है। ये हो जाती है बात महारानी लक्ष्मीबाई की। फिर तात्या टोपे साहब अभी भी नहीं पकड़े जाते हैं, ये भाग जाते हैं। और तात्या टोपे कहाँ चले जाते हैं? तो ये शिवपुरी में चले जाते हैं। बेटा शिवपुरी में 18 अप्रैल, कब? 1859 को इन्हें फांसी दे दी जाती है, ठीक है। इनके एक दोस्त थे तात्या टोपे के, मान सिंह। तो मान सिंह ने ना इन्हें पकड़वा दिया था अंग्रेजों के हाथ। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को दी गई शिवपुरी में। तात्या टोपे की जानकारी किसने दी या किसने पकड़वाया अंग्रेजों से? तो मान सिंह ने इन्हें, या मान सिंह की गद्दारी के कारण ये पकड़े गए थे। एक क्वेश्चन और बनता है कि किस व्यक्ति की फांसी के साथ ही 1857 की क्रांति को मान लिया जाता है कि समाप्त हो गई है? तो भी वो आंसर क्या था? तात्या टोपे की फांसी के साथ ही 1857 की क्रांति का दी एंड मान लिया जाता है, ठीक है। समझ में आई? आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन थे जो 1857 की क्रांति में भाग लिए और सबसे लंबे समय तक जिन्होंने संघर्ष किया? तो वो थे कुंवर सिंह। सबसे ज्यादा उम्र के क्रांतिकारी थे ये, और सबसे लंबे समय तक संघर्ष किया। सबसे आखिरी में यही पकड़े गए थे। कौन थे ये? कुंवर सिंह। जमींदार थे ये जगदीशपुर बिहार के। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक कोई प्रश्न किसी के मन में किसी प्रकार का? ठीक है। तो 1857 की क्रांति के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, तात्कालिक, सैनिक, ये कारण थे, ठीक है। इन कारणों में हमने आपको बताया कि जो सामाजिक कारण है उनमें सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और लेक्स लॉकी एक्ट है। राजनीतिक में सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। सहायक संधि 1798 और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 में डलहौजी और यहाँ बेलेजली सहायक संधि में। आर्थिक कारण में करों में वृद्धि, उद्योग धंधों को समाप्त करना, भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना, ये कारण थे। धार्मिक कारणों में धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे थे, समुद्र पार भेजते थे सैनिकों को, तो इसका विरोध किया जा रहा था। सैनिक कारणों में नस्लीय भेदभाव था, जिनमें
क्या थी? अनइक्वल सैलरी एंड अलाउंसेस, तो असमान वेतन भत्ते या कम वेतन भत्ते, भोजन की क्वालिटी खराब होना, पदोन्नति ना मिलना, ठीक है। और तात्कालिक कारण में क्या था? चर्बी वाले कारतूस या ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो थे, और इसके कारण मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे, इन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया और अपने एजुडेंट की हत्या कर दी, और ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट है किसी के मन में, किसी प्रकार का प्रश्न? फिर हमने बताया अलग अलग जगहों से कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो कौन? दिल्ली से बहादुर शाह जफर, इनकी तरफ से वक्त खां थे। मथुरा से देवी सिंह, ग्वालियर झांसी से महाई लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ अवध रीजन ही था तो अवध से भी जाएंगी बेगम हजरत महल, ये अपने बेटे बिरजेश कादिर के सिंहासन के लिए इस क्रांति में भाग ले रही थी। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद जो है वो वर्तमान अयोध्या है। बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह। थोड़े मध्य प्रदेश के दो चार नाम मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, जैसे भोपाल से बोलो फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद, ठीक है। इंदौर से शहादत खां और भागीरथ सिलावट, ठीक है। समझ में आ रही ना बात आप लोगों को? फिर मंदसौर से शहजादा फिरोज शाह, ये शहजादा फिरोज शाह ना एक्चुअली मुगल वंशज ही थे ये, ठीक है। तो इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ऐसे अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि हमें 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में अलग से पढ़नी है, जैसे बुंदेला विद्रोह और 1857 की क्रांति, तो हम मध्य प्रदेश के बहुत सारी जगहों के अलग अलग नाम आपको बताएंगे कि किसने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं नेतृत्वकर्ता जो अलग अलग क्षेत्रों से थे। अब इसके बाद हम देखें तो 1857 की क्रांति का इम्पैक्ट या इफेक्ट, तो प्रभाव क्या रहा? तो अगर आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपको रटना नहीं पड़ेगा, तो 1857 रिवॉल्ट के कारण क्या आया? पहले 1858 में रानी की घोषणा क्या हुई बेटा? क्वींस डिक्लेरेशन 1 नवंबर 1858। तो रानी की घोषणा को 1 नवंबर 1858 को कहां से पढ़ा गया? इलाहाबाद से पढ़ा गया इसे। और किसने? तो उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग थे, इन्होंने इसको पढ़ा था। इसी दौरान बेटा एक दिन के लिए भारत की राजधानी क्या बनती है? इलाहाबाद बनती है। और इसी रानी की घोषणा के आधार पर 1858 का जो एक्ट है या अधिनियम जो था ये आया था, और इससे भारत में व्यापक सुधार किए गए। अब रटने की जगह फिर से हम आपको कारण पे आए। फिर जब भी रिफॉर्म करने हो तो क्या होता है? बोले कारण हटाओ। सामाजिक कारण थे तो क्या बोलेंगे बड़े प्यार से? ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। बोले मरो, सती प्रथा करनी है सती प्रथा करो, विधवा पुनर्विवाह नहीं करने देना है मत करने दो, जो दिखाए वो करो, तो सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो नो एनी सोशल इंटरफेरेंस इन एनी मैटर, ठीक है। फिर था राजनीतिक, बोले नहीं करेंगे साहब राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप। बोले सहायक संधि, बोले समाप्त कर दो। हड़प नीति, बोले समाप्त कर दो। अब इसी को कैसे बोलेंगे? बोले हड़प नीति को समाप्त करो, यानी साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग। एंड द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशन पॉलिसी ऑफ एम्पायर, मतलब साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी उसको समाप्त कर दो। देखो रटो नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप रटोगे नहीं तो लिख ले जाओगे। जैसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के प्रभाव क्या थे, और अच्छा प्रश्न जब प्रीलिम्स में भी आएगा ना तो समझने की जरूरत होगी वहां। तो प्रभाव समझ में आ रहा है? बोले सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं, मत बनाओ इनके लिए कानून कोई। राजनीतिक कारण थे ही क्या? सहायक संधि और हड़प नीति।
बोले कर दो, सहायक संधि समाप्त कर दो, हड़प नीति समाप्त कर दो। हड़प नीति का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार की नीति थी, एम्पायर एक्सटेंशन पॉलिसी थी। तो क्या करो? एंड द एम्पायर एक्सटेंशन पॉलिसी, साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दो। आर्थिक कारण से ये लोग ज्यादा मतलब नहीं रखे, बोले धार्मिक पे बहुत ज्यादा भारत के लोग विश्वास करते हैं। तो क्या बोले? धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति। अब हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसमें? नो एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर। तो धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब सेना में भारतीय सैनिक ज्यादा थे, तो विद्रोह का डर था कि फिर सेना गुस्सा हो जाएंगे। तो बोले एक काम करो, पहले तो भारतीय सैनिकों के लिए रिफॉर्म के लिए एक आयोग बनाओ। तो वो था पील कमीशन या पील आयोग। तो ये पूछा जाता है कि भारत में सेना में सुधार के लिए, परिवर्तन के लिए कौन सा कमीशन बना? पील आयोग बना। इन्होंने क्या किया? भारतीय सैनिकों का रेशो कम कर दिया, 1:2 और 1:3 के रेशो में इन्हें बांट दिया। मतलब क्या? एक यूरोपियन सैनिक तो 2 भारतीय सैनिक, एक यूरोपियन सैनिक तो 3 भारतीय सैनिक। पहले ये रेशो बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो भारतीय, अगर हम सिंपल सा बोले, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। मिलिट्री कॉस्ट से समझ में आया कि कैसे चीजें हैं। और तात्कालिक कॉस्ट तो मिलिट्री कॉस्ट से ही कनेक्ट था, चर्बी वाले कारतूस। तो धर्म में हम बोलेंगे ही नहीं साहब, मत चलाओ ये राइफल। ठीक है। अब किसके विरुद्ध था विद्रोह? ब्रिटेन के विरुद्ध या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध? बता दो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। तो क्या कर देंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो रूल था, पूरा जो कंट्रोल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो समाप्त कर दिया। तो कंट्रोल किसके हाथ में पहुंच गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो अब भारत का कंट्रोल किसके हाथ में है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटेन के महाराजा हैं, उनके हाथ में शासन पहुंच जाएगा। अच्छा, समझ आ रहा है कि मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, आपको इतनी आराम से समझ में आ रहा है या नहीं? पहले तो ये बताइए क्या क्या बोला मैंने। सामाजिक कारण, तो देखो आप तो सबसे अच्छा आंसर लिखने का तरीका बताते। सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, यानी साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग। रेनसिएट द पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन, एम्पायर एक्सटेंशन की नीति हटा देंगे। और याद ना रहे तो सहायक संधि समाप्त, हड़प नीति समाप्त, इतना तो याद रह ही जाएगा। आर्थिक कारण से ज्यादा बोले नहीं वो, धार्मिक कारण बहुत ज्यादा प्रभावित था क्योंकि सबसे ज्यादा। तो बोले धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, नो एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सैनिक कारण सुधार करेंगे, तो सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। सैनिकों का जो रेशो था वो 1:2 और 1:3 में कर दिया गया, और इसके लिए क्या बना दिया गया? पील आयोग बना दिया गया। इन्हीं सभी घोषणाओं को कहाँ किया गया? रानी की घोषणा में। और इसी रानी की घोषणा के आधार पर क्या आया? 1858 का अधिनियम आया। और एक्चुअल में यही 1858 का अधिनियम ही तो है जिसने क्या किया? एंड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त कर दिया। अब क्या बनने लगे? गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय बनने लगे। अब शासन किनके हाथ में आ गया? क्राउन के हाथ में आ गया। इस तरीके की चीजें थी। तो इसी के आधार पर तो ये था। अब जैसे आपसे पूछ लें 1858, हम चूंकि पढ़ेंगे 1858 के अधिनियम को डिटेल में अभी अलग से, लेकिन आपको समझ में आई कि क्या हो रहा है। तो रानी की घोषणा के आधार पर भारत में क्या है? 1858 का अधिनियम। और इसने क्या नाम दिया? अच्छे शासन का अधिनियम। क्या नाम दिया? गुड गवर्नेंस एक्ट। तो इसे इन्होंने गुड गवर्नेंस एक्ट या अच्छे शासन का अधिनियम नाम दिया 1858 के अधिनियम को। और इसके अंतर्गत एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। वाइसराय का पद सृजित किया गया जो कि क्राउन के अंडर में होगा। तो आप प्रभाव बहुत आराम से लिख सकते हो, मेरे हिसाब से कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब यहाँ थोड़ा सीखिए, कभी भी प्रश्न आए, चाहे प्रीलिम्स में आए, मेंस में आए, इंटरव्यू में आए, कहीं भी आए, अगर आपको किसी समस्या को खत्म करना है तो समस्या के कारणों को खत्म करिए।
आपको अगर एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से तो क्या कहा जाता है? अगर आपको धूल से एलर्जी है तो क्या बोलते हैं? देखो यार, आप धूल में मत जाना। जिसको धूप से एलर्जी है उसे बोलते हैं धूप में कम निकला करो, चश्मा लगाया करो आंखों में अगर कुछ दिक्कत। तो जिससे एलर्जी है मतलब जो कॉज है उसे हटाओ। जैसे क्वेश्चन है बहुत आता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, निबंध में भी आता है। तो पर्यावरण प्रदूषण के जो कारण हैं, और अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है तो उन कारणों को हटाते जाइए और निवारण पाते जाइए। तो 1857 की क्रांति जैसे अगली क्रांति ना हो तो प्रभाव में क्या देखेंगे कि हम कारण को हटा देंगे, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो क्या होगा तरीका? सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अर्थात साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग, भारतीय और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में परिवर्तन, भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी, इनकी जांच के लिए पील आयोग का गठन, रानी की घोषणा और उसके आधार पर भारत में शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त और अब ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू, और इसी के आधार पर 1858 का अधिनियम। तो ये सब क्या हो गए? 1857 की क्रांति के इम्पैक्ट या प्रभाव। इसी के कारण ये चीज जनरेट हुई ना। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ठीक। अब एक हमने कहा था शुरू में ही भाई 1857 की क्रांति असफल हो गई, तो आखिरी जो क्वेश्चन इससे बन सकता है वो है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 की क्रांति में 1857 को तो एक तरफ मानो, कोई भी क्रांति है, कोई भी चीज है, अगर असफल हो रही है तो क्या कारण होंगे? आप देख रहे हो सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई अलग हैं, नाना साहब अलग हैं, बेगम हजरत महल अलग हैं, जगदीशपुर में कुंवर सिंह अलग हैं। तो लेकिन कोई एक ऐसा नेतृत्व करता नहीं है जो सभी को यूनाइट कर सके। एक साथ लड़ते तो कहाँ कहाँ फौज भेजते ये। तो क्या था? कुशल नेतृत्व का अभाव। अच्छा, कोई भी चीज हार जाए, कोई कहीं भी घटना घटे जिसमें हम फेल हो जाएं, तो हमेशा क्या भाई, जैसे चुनाव लड़ती हैं पार्टियां, नाम नहीं लूंगा किसी का, एक जीत जाते हैं एक हार जाते हैं, तो हारने वाले के पीछे क्या कारण होता है? कुशल नेतृत्व का अभाव, लैक ऑफ स्किल्ड लीडरशिप, और जीतने वाले के पीछे मोदी जी मतलब क्या? कुशल नेतृत्व। देखो बात समझो, तो क्या कम, अब हम हार गए ना, 1857 की क्रांति असफल हो गई ना, तो क्या एक कारण होगा सबसे इंपॉर्टेंट? मतलब 1857 की असफलता के कारण में क्या है? तो भैया असफलता के कारण क्या, जल्दी जल्दी बोलो अब। ठीक है, रीजन रिस्पॉन्सिबल फेल्योर के लिए एक क्या? कुशल नेतृत्व का अभाव, तो लैक ऑफ स्किल्ड लीडरशिप हो गई। ठीक है, लैक ऑफ यूनिटी आप अच्छे से जानते हैं, एकता का अभाव था। जब महारानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो कोई और आया उनके साथ यूरोज के विरुद्ध। तो दूसरी चीज क्या? एकता की कमी, तो लैक ऑफ यूनिटी। ठीक है, समझ में आ रही है? अब क्या इनके पास कोई सिस्टेमिक प्लान था? तो लैक ऑफ सिस्टेमिक प्लान यानी व्यवस्थित योजना का अभाव। ठीक है, हथियार थे, अरे जिसको जो मन किया, लाठी लेके मन किया वो लाठी लेके लड़ने आ गया। अब वहां वो तोप लगा के खड़े हैं, आप जैसे ही आए उसने तोप चलाई और उड़ गए आप। तो क्या था? आपके पास रसद सामग्री कम थी, मतलब बंदूकें नहीं थी, हथियार नहीं थे। ठीक है, फिर अनुशासन की कमी थी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो हथियारों का अभाव है या नहीं है? फिर अनुशासन की कमी। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं किसी चीज की, आप समझिएगा। मतलब क्या है?
लैक ऑफ डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या? इनकी सेना एक व्यवस्थित तरीके से जाती थी, एक योजना के अंतर्गत जाती थी। जब हमला करते थे तो सैनिक पूरे अनुशासन को दिखाते थे, और इसी को हम कह सकते हैं इनके क्या थे अंग्रेजों के पास? इनके पास नेतृत्वकर्ता थे, जैसे यूरोज था, कैंपबेल थे, हडसन था, निकलसन था। तो इनके पास क्या है? कुशल नेतृत्वकर्ता हैं। जबकि यहाँ, अब आप ना दिल पे मत लेना कि हमारी माई लक्ष्मीबाई तो इतनी अच्छी तलवारबाजी करती थी, इतनी अच्छी नेतृत्वकर्ता थी, बट अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे ना। तो हथियारों का अभाव था, या आधुनिक हथियारों का अभाव था, अनुशासन की कमी थी। फिर देसी रियासत और जमींदार किसके साथ थे? तो प्रिंसी स्टेट और जमींदारों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे सिंधिया, होलकर, भोपाल, ठीक है, बहुत सारे, पंजाब, इन सब ने किसका साथ दिया? ठीक है, तो देसी रियासत व जमींदारों की अनुपस्थिति या असहयोग, इनने किसका का सहयोग? नॉन कोऑपरेशन ऑफ, कौन है? प्रिंसली स्टेट। अगर आपसे कहीं पूछा जाए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के जीतने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? तो सिंधिया रियासत का। कैनिंग ने यह तक कहा था कि अगर ये देसी रियासतें नहीं होती तो इस तूफान में, इस आंधी में अंग्रेज उड़ गए होते। ठीक है, तो समझ में आ रहा है असफलता के कारण? देखो बहुत आसान है, ऐसे सोचो दूसरे तरीके से। आपके एग्जाम पे लेते हैं, कोई सेलेक्ट क्यों हो जाता है और दूसरे असफल क्यों होते हैं, ये और अच्छे समझ में आएगा। कि सफल होता है उसके पास एक अच्छी रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, उसका वो नेतृत्व अच्छे से करता है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करता है, यूनिटी रखता है, ठीक है, व्यवस्थित योजना होती है, सिस्टमेटिक प्लान होता है उसके पास, कि नहीं होता है? ठीक, उसके पास जो भी स्टडी मटेरियल है या हथियार है, स्टडी मटेरियल क्रांति है तो, ठीक है, डिसिप्लिन होता है, रोज पढ़ेगा, ठीक, सहयोग मिलता है। देसी रियासत मतलब सरकार, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, उस देशों में हम देखें सिविल सर्विसेज के लिए या टीचर्स, तो आप उसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। आप तो बस ये समझो अंग्रेज क्यों जीते और देसी रियासतें क्यों हारी, तो आपको आंसर मिलेगा असफलता। तो अंग्रेजों की अच्छी अच्छी चीजें बतानी, अच्छी अच्छी मतलब ये कि जो उनकी क्वालिटीज थी तभी तो जीते ना। तो उनके पास क्या थे? हथियारों का अभाव नहीं था, यानी क्या है? आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न वेपनरी, आधुनिक हथियार थे उनके पास। अनुशासन पर्याप्त था सेना में, कुशल नेतृत्वकर्ता थे उनकी सेना के। फिर देसी रियासतों का सहयोग था इन्हें। समझ में आ रही ना बात? तो इस तरीके से आप जैसे कभी उल्टा पूछ लें, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की विजय के कारण, तो आप उनकी अच्छी अच्छी चीजें बता दोगे। अगर हम उल्टा लिख दें कि भाई भारत के जो राजा थे उनकी असफलता के कारण, तो अंग्रेजों की जो क्वालिटीज थी उसी के कारण तो हम हारे, और हमारी जो कमियां थी हम उसके कारण हारे, तो दोनों चीजें लिख देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रट रहे हो या समझ पा रहे हो? मतलब पहली बार मैं अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ इस चीज को, कि जिससे आप, क्योंकि बहुत प्रश्न आए हैं 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के प्रभाव, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। आप रटोगे ना तो एक समय बाद आप भूल जाओगे। तो इसलिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, प्रभाव मैंने कैसे बताए कि जो कारण थे उन्हें हटाते जाओ तो निवारण बन जाएगा, मतलब प्रभाव दिखाई देंगे। अब कोई हारता क्यों है, फेल क्यों होता है, तो उसके पीछे के जो सामान्य कारण होते हैं वही यहाँ थे। कर पाए? समझ में आ रही है ना बात? अब जैसे हमने एक तरफ लिख दिया हथियारों का अभाव, अगर हम अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो क्या? अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, मॉडर्न वेपनरी किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास। हाँ या ना? ठीक है, अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ अपने जैसे इनके नेतृत्वकर्ता कुशल नहीं थे,
लेकिन अंग्रेजों के पास कुशल नेतृत्व करता थे, डिसिप्लिन था अंग्रेजों की सेना में। देसी रियासत और जमींदारों ने सहयोग नहीं किया बाकी लोगों को, जबकि अंग्रेजों को क्या किया इन्होंने। इसी पर 2 पॉइंट बाद फिर से लिख दो इसी पॉइंट को बदल के कि भाई क्यों आ रहे हम। तो देसी रियासत जैसे सिंधिया, होलकर, भोपाल, जोधपुर, पंजाब रियासतों का अंग्रेजों को सहयोग। कर पाओगे? हो पाएगा? या एक एक शब्द में लिखा दूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे नहीं सोचिए। मैं बेसिकली देखिए यहाँ आपको थोड़ा आपके ब्रेन को ओपन करना चाहता हूं, जिससे ऐसे लिखने की टेक्निक सीखें आप। पर्यावरण के क्वेश्चंस में आप इन चीज़ों का यूज करें। जैसे होता है क्वेश्चन आता है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है, तो होता है ना जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। तो ऐसी तो 1857 की क्रांति है। क्लियर है आपको कि असफलता क्यों हुई? अब और क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो वो होते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में स्टेटमेंट क्या है और इससे संबंधित कुछ बुक। जैसे एक मैं सीधा सा क्वेश्चन पूछूं, 1857 ये किसकी बुक है? इस क्रांति से संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। और इसी नाम से इन्होंने बुक भी लिखी है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से बुक लिखी है। किसने? बीडी सावरकर ने। जबकि आरसी मजूमदार साहब जो हैं, कौन है? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार साहब ने एक बुक लिखी है दी सिपॉय म्यूटनी 1857। क्या? दी सिपॉय म्यूटनी 1857। अब ये जो इनकी बुक थी, इसी के माध्यम से इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेचर या प्रकृति बताया, तो इन्होंने बहुत खतरनाक बोला है कि ये ना तो 1857 की क्रांति जो है वो ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना क्रांति, ना कुछ था इनके अनुसार। तो इनने सारी कहानी बदल दी, ठीक है। लॉरेंस और सीले जो थे, सीले ने कहा कि ये सिपॉय म्यूटनी या सिपाही विद्रोह था। आउट्रम ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो ऐसे कुछ कुछ स्टेटमेंट हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा जो आया हुआ क्वेश्चन है वो क्या है, बोलिए जल्दी से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर ने। तो बीडी सावरकर जो हैं, ये वही विनायक दामोदर सावरकर हैं जिन्होंने मित्र मेला नामक संगठन बनाया। सुना है आप लोगों ने? इन्हीं की संस्था अभिनव भारत है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। किनको? बीडी सावरकर को। तो जल्दी से स्टेटमेंट और देख लीजिए तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझिए, ये सब हम आपको बता चुके। 1857 में बैरकपुर छावनी में कारतूसों से इनकार कर दिया, मंगल पांडे ने एजुसेंट की हत्या कर दी। स्टेटमेंट समझिए बस। सर जेम्स आउट्रम और टेलर। तो आउट्रम और टेलर ने क्या कहा, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। इनके नाम आते हैं, थोड़ा अच्छे से सारा आराम से सुनना और बिल्कुल ध्यान रखना। आउट्रम और टेलर। तो आउट्रम टेलर ने क्या कहा? रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। फिर एक थे लॉरेंस और सीले। तो लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? ये केवल सैनिक विद्रोह है, ठीक है। यानी इसे हम सोल्जर रेबेलियन कहें और ज्यादा अच्छे से कहें तो ओनली सिपॉय म्यूटनी। तो कैसे याद रखोगे? सीले सैनिक, करो याद, ऐसे ही कनेक्ट रहेगा, नहीं तो बाद में भूल जाओगे।
सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो जॉन सीले ऐसे समझ लो, जॉन लॉरेंस और सीले। सीले सैनिक, तो सीले क्या बताते हैं? सीले बोले सोले सोले सैनिक ने विद्रोह किया है भाई। तो सीले किसको बताते हैं? सैनिक विद्रोह को बोलते हैं। ठीक है। टी.आर. होम्स कहते हैं बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है। तो क्या है ये? वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो भाई साहब बर्बर कह रहे हैं भारतीय लोगों को, और सभ्य किन्हें बता रहे हैं? ये निश्चित रूप से अंग्रेजों को, और ये तो अंग्रेजी हैं। तो टी.आर. होम्स क्या कह रहे हैं? वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध किसने कहा? याद रखना, टी.आर. होम्स। होम्स है, अपने घर के बारे में अच्छे ही बोलते हैं लोग। होम मतलब घर, तो अपना घर और मतलब सभ्य हो गए, हम बर्बर हो गए। तो बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। अब बी.डी. सावरकर तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इन्होंने क्या कहा? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है। आर.सी. मजूमदार, ये भारतीय इतिहासकार हो गए, इनने बिल्कुल किरकिरी कर दी स्टेटमेंट को देके। बोले तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ना इन्होंने क्या माना इसे? स्वतंत्रता संग्राम को ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना, ना राष्ट्रीय माना, ना स्वतंत्र, इवन इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं माना। ये कौन थे? आर.सी. मजूमदार। सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा आता है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? आर.सी. मजूमदार। मजूमदार साहब कह रहे हैं हमें नहीं है ये स्वीकार, हम ये मजूम नहीं करते हैं। ठीक है। तो वे स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं मानते हैं। बी.डी. सावरकर, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत की पहली स्वतंत्रता लड़ाई, कुछ भी कहें, ये सावरकर साहब का। टी.आर. होम्स क्या कह रहे हैं? बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। जॉन लॉरेंस सीले, सीले सैनिक वाले, तो सैनिक विद्रोह कहा। और आउट्रम और टेलर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो आउट्रम और टेलर क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। ये स्टेटमेंट क्लियर? ये डायरेक्ट आते हैं। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार आपसे मेंस में, नेचर ऑफ 1857 रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति की प्रकृति। तो अपना ज्ञान नहीं लगाना, प्रकृति में आपको क्या लिखना है? अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पूरे नंबर मिल जाएंगे। भाई जिसने जो कहा वो लिख दो, हम क्यों बोलें कि ये था। समझ गए ना? तो ये बहुत अच्छा आंसर होता है। फिर इसी से संबंधित कुछ किताबें हैं। वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो पता ही है आपको अच्छे से। 1857, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछी थी 1857 किसकी बुक है? तो एस.एन. सेन। ठीक है। तो एस.एन. सेन साहब की बुक है 1857। सर सैयद अहमद खां, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद। तो सर सैयद अहमद खां की बुक कौन सी है? सर सैयद अहमद खां वही जिन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी, वैज्ञानिक समाज बनाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन के ये संस्थापक थे। तो ये इन्होंने क्या बुक लिखी? असबाब ए बगावत ए हिंद। इन्होंने भारतीयों को सपोर्ट नहीं किया था इस बुक में। आर.सी. मजूमदार तो हो गई द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये वही हैं जो क्या कहते हैं? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम। अब समझना, जब क्वेश्चन आए 1857 की क्रांति से संबंधित बुक, तो बुक लिखनी है, और 1857 की क्रांति की प्रकृति, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, नहीं तो पता चले किताबें लिखा हुआ प्रकृति में। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? प्रकृति बताने के लिए आपको बताना होगा कि किसने क्या कहा 1857 की क्रांति में। और ये बुक डायरेक्ट पूछी जाती हैं, ये बहुत बार आई है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी बुक है? बी.डी. सावरकर की बुक है। एस.एन. सेन ने 1857 लिखी है। सर सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत ए हिंद लिखी है।
आरसी मजूमदार ने द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिखी है? बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध किसने कहा? टीआर होम्स ने। आउट्रम टेलर ने क्या कहा? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ठीक है, समझ में आ रही है? लॉरेंस और सीले सैनिक विद्रोह। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? और आरसी मजूमदार साहब ने तथाकथित, ये तो पूरी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना स्वतंत्रता संग्राम, ये इन्होंने कहा। इनकी बुक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एस एन सेन की बुक, असबाब ए बगावत हिंद सर सैयद अहमद खां की बुक, और बीडी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को आंखों से देखा? मिर्जा गालिब, नाम सुना होगा मिर्जा गालिब का। तो मिर्जा गालिब जो थे, इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कवि ने इसको देखा, तो मिर्जा गालिब जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। किसने? मिर्जा गालिब ने। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट पूछा जाता है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और जो इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति से, कि नाना साहब की बेटी जो मैना देवी थी, उनको भी अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो बहादुर शाह जफर थे, उनके 2 बेटों को गोली मार दी गई थी, और इनके एक पोते को अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति के ही दौरान। और जो बहादुर शाह जफर थे, इन्हें हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया गया था, और बहादुर शाह जफर कह रहे थे हम बाहर तभी निकलेंगे जब आप बोलो हमें कुछ नहीं करोगे। अब बुजुर्ग व्यक्ति, उनसे क्रांति करवा दी, तो ऐसे में क्या करेंगे? बोलेंगे हम नहीं आएंगे साहब बाहर मकबरे से, यहीं बना दो हमारी समाधि। ठीक है, तो इन्हें यहाँ से कहाँ भेज दिया गया बाद में? बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? बताइए भाई, लाइव में कोई। बहादुर शाह जफर की डेथ कहाँ होती है? रंगून में। वेरी गुड। ठीक है, ये सब हम आपको बता चुके। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ, 11 मई दिल्ली पे अधिकार कर लिया, कमल और रोटी, ये सब हमने बता दिया। ये आपको मैं बता चुका हूँ। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, वक्त खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, यूरोस से इनका युद्ध हुआ, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। बस एक चीज़ जो मैं भूल गया आपको बताना, वो है बरेली, तो खान बहादुर खां। असम से दीवान मनीराम दत्ता, तो असम से जो थे वो दीवान मनीराम दत्ता थे, और बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। तो ये लोग जो थे वो नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। ठीक है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। स्टेटमेंट: भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह, डिजरायली। पूर्णता सिपाही विद्रोह तो किसने कहा? लॉरेंस सीले ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउटरम टेलर। बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध, जे.आर. होम्स। ठीक है, धर्मांधों का ईसाइयों के प्रति जो विरोध युद्ध था, एल.आर. रीज ने। और वो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, आरसी मजूमदार साहब ने ये सब बातें कही थी। 1857 एस.एन. सेन की बुक है, सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बताओ जल्दी से। आरसी मजूमदार। बीडी सावर की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अच्छा, द ग्रेट रेबेलियन, ये अशोक मेहता की बुक है। ये सब है आपके नोट्स में, आपको जो मिलेंगे इसमें सब है, बस समझ लो आप। तो 1857 किसकी? एस.एन. सेन की। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसकी? आरसी मजूमदार की। एस.बी. चौधरी की कौन सी? सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। बीडी सावरकर, फर्स्ट वॉर। जी, सबसे ज्यादा यही आती हैं 2, ये 1, 2 और 3। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये सब आपको हम बता चुके हैं। सिंधिया, होलकर, निजाम, हैदराबाद के राजा, भोपाल के नवाब, पटिवाला, नाभा, जींद के शासक, कश्मीर के महाराजा, ये सब किसके साथ थे? अंग्रेजों के। परिणाम आप समझ गए। भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति, क्राउन के हाथों में साम्राज्य, साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, सबके लिए एक समान कानूनी व्यवस्था। ठीक है, और भारतीयों
रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति क्या करेंगे? अब नहीं करेंगे, बोले भैया अपना राजकाज संभालो। फिर गोद लेने से मना कर रहे थे ना हड़प नीति में, बोले गोद ले लो। और भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए क्या? पील आयोग का गठन। तो ये सारी कहानी जो है आपकी किससे संबंधित है? 1857 रिवॉल्ट से संबंधित है। बस 1 मिनट और, ठीक है। ये सब हम आपको बता चुके, वही खुल गया ये। थोड़ा सा अगर फैट भी आए तो स्वीकार करिएगा, बस सुन लीजिए एक बार अच्छे से। दिल्ली बहादुर शाह जफर हडसन ने नेतृत्व किया अंग्रेजों की तरफ से। लखनऊ, क्रम ऐसे ही याद रहेगा, दिल्ली मथुरा ग्वालियर झांसी कानपुर लखनऊ इलाहाबाद, आप उस क्रम से आप याद रखेंगे। बाकी सब पढ़ चुके हैं हम। कानपुर नाना साहब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज, कानपुर में कौन थे? कैंपबेल, लखनऊ में कौन थे? कैंपबेल, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और इनके विरुद्ध विलियम टेलर और आयर थे। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, यहाँ इलाहाबाद में जनरल नील थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, यहाँ कौन थे? कैंपबेल थे। बरेली में खान बहादुर खान, यहाँ भी कैंपबेल थे। गोरखपुर से नहीं पूछा गया, गजाधर सिंह थे। मंदसौर हमने बताया, शहजादा फिरोज शाह थे, स्थानीय सेना, ठीक है। कोटा से जयदयाल हरदयाल, ये याद रखिएगा। असम से कंदपेश्वर और मनीराम दत्ता। कुल्लू से नॉर्मली नहीं पूछा गया, वीर सिंह। मथुरा में आपको बता चुका हूँ, देवी सिंह। और मेरठ से कदम सिंह, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये स्टेटमेंट एक बार रिपीट। सैनिक विद्रोह लॉरेंस सीले, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध LER रीज, बर्बरता सभ्यता वाले TR होम्स, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउटरम टेलर, अशोक मेहता और BD सावरकर ने क्या कहा? भारत की स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीय आंदोलन था डिजरेली ने, राष्ट्रीय विद्रोह था। और फिर देखो ये, इन देसी नरेशों और सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। कैनिंग मानते हैं कि अगर ये देसी रियासतें सिंधिया, होलकर, जोधपुर, पंजाब, आभा, नाभा, ये सब ने अगर इनका साथ नहीं दिया होता तो क्या होता? ये तिनके की तरह उड़ गए होते। और ये स्टेटमेंट आता है, यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। तो एकमात्र मर्द महारानी लक्ष्मीबाई को कहा था ह्यूरोज ने। तो एकमात्र मर्द किसने कहा? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ह्यूरोज ने कहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई का किससे युद्ध हुआ था? ह्यूरोज से युद्ध हुआ था, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देखो अजीमुल्ला साहब, ये सब मैंने क्या बताया था, एक बहुत बढ़िया बात, हाँ ये थी, नाना साहब की 14 वर्षीय पुत्री मैना देवी को अंग्रेजों ने जला दिया था, ये मैंने बता दिया। हाँ, झांसी में एक दुल्हाजू थे, झांसी का फाटक इन्होंने खोल दिया था, माई लक्ष्मीबाई का गेट किले का। तो ये इंटरव्यू के लिए काम में आ सकता है, क्योंकि झांसी बहुत दूर नहीं है, MP से कनेक्टेड ही है। तो देशद्रोही कौन थे जिन्होंने झांसी, पूछा जा सकता है, जैसे मेहरा सर के बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में ग्वालियर के झांसी के किले का गेट किसने, विद्रोही ने खोला था, कुछ दुष्ट ने। तो ये कौन थे? दुल्हाजी थे, इन्होंने फाटक खोल दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पिताजी थे झावेर भाई पटेल, वो 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई के सैनिक के रूप में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई और इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। इसी के साथ समाप्त हो जाता है। एक अजीमुल्ला खान ने इसके लिए क्या कहा है? हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। तो ये किसने कहा? अजीमुल्ला खान ने। और मैंने आपको बताया मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर बहादुर शाह के पुत्र। तो बहादुर शाह सेकंड के पुत्र कौन थे? मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा थे। और इनके जो पोते थे वो अबू बकर थे, जिन्हें हडसन ने क्या किया था? दिल्ली में गोली मार दी थी, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी जो आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी बात थी। इसके अलावा आज तक किसी पेपर में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया जितना हमने पढ़ा है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका पूरा काम हो जाएगा। बरेली से कौन थे भैया?
बोलो, खान बहादुर, ठीक। तो दिल्ली बहादुर शाह जफर, वक्त खां, मथुरा देवी सिंह, ग्वालियर झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल या अवध से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। असम से कौन, मनीराम दत्त, और कंदपेश्वर सिंह भी थे यहीं से, ठीक है। और बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और हमने क्या बताया था, मंदसौर से शहजादा फिरोज शाह, इंदौर से शहादत खां, और भागीरथ प्रसाद सिलावट भोपाल से, अरे हम सब पढ़ाएंगे, वो तो दिमाग में एक बार रिव्यू कर रहे हैं, आदिल मोहम्मद, फाजिल मोहम्मद, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग ये सब चीज़ें। तो ये सारी कहानी है। 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा पढ़ी गई थी इलाहाबाद से, और किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, ठीक है। सिंबल क्या था इस क्रांति का, कमल और रोटी था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कहाँ हुई घटना, तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 34 रेजिडेंट में विद्रोह कर दिया था, जबकि व्यवस्थित रूप से कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। अच्छा, अगर ये पूछे 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश से कब स्टार्ट हुई, तो मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से, कब, 3 जून को, और 10 मई को कहाँ से, मेरठ से, 3 जून को मध्य प्रदेश से। और शुरू में किसने किया, मंगल पांडे ने, 34वीं रेजिडेंट, ठीक। ये सारी चीजें हैं, कल मैं आपको 15 मिनट में क्वेश्चन और करा दूंगा आपको इसके, तो ये सारा कुछ आपका अच्छे से हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचता है इसमें, मतलब प्रीलिम्स आए, मेंस आए, इंटरव्यू आए, जो भी आए सब हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्या स्टेटमेंट है, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध, टी.आर. होम्स, घर वाले हैं, हमें तो बोलेंगे ही बर्बर। और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउटरम और टेलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉरेंस सीले, पूर्णतः सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहा, ठीक है। तथाकथित ना प्रथम, ना स्वतंत्रता संग्राम, ना राष्ट्रीय, आर.सी. मजूमदार, पहला स्वतंत्रता संग्राम, अच्छा, द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता, 1857, किसकी बुक, एस.एन. सेन की, पक्का, द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार की बुक। द सिपाही म्यूटिनी, बोलो, द फर्स्ट, बोलो जल्दी से, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, याद रखेंगे। तो स्टेटमेंट अलग हैं, बुक्स अलग हैं, दोनों को थोड़ा अलग अलग रखना है। अशबाब ए बगावत ए हिंद, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। कौन कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा, मिर्जा गालिब। असम से किसने नेतृत्व किया, मनीराम दत्ता ने। सबसे लंबे समय तक किसने संघर्ष किया, कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर बिहार से, ठीक है। किसकी फांसी के साथ ही 1857 की क्रांति का एंड मान लिया जाता है, किसकी, तात्या टोपे। कहाँ दी गई फांसी, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में किसने पकड़वाया, मान सिंह ने पकड़वाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, नाना साहब। अवध से बेगम हजरत महल, यही लखनऊ है अवध, ठीक है, ब्रिजेश कादिर के बिहाफ में, ठीक है। कानपुर से नाना साहब, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, पक्का, अच्छा, ध्यान रखना। मंदसौर से शहजादा फिरोज शाह, इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। कमल रोटी 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 नीमच छावनी से स्टार्ट हुई है, ठीक है। कारण वारण ये सब अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है।
धन्यवाद आपको। कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नॉर्मली कुछ नहीं आता। हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एक्चुअली, थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लगा, जैसे मैंने सहायक संधि भी उसी में बता दिया आपको, हड़प नीति का भी बता दिया, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, और ये सब इतिहास के अलग अलग जगहों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे रखते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने की पूरी संभावना है। आएगा तो, अगर आपने गलत नहीं किया तो आप निश्चित रूप से एक सही कर लेंगे।